हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज 12th क्लास का ऑल्टरनेटिंग करंट का दूसरा वीडियो लेक्चर। हम एक वीडियो लेक्चर डाल चुके हैं जिसमें हमने एसी वर्सेस डीसी किया था। एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने पढ़ा था, और उसके बाद आरएमएस वैल्यू और एक दो क्वेश्चंस किए थे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि आपको सीक्वेंस में सारे वीडियो लेक्चर देखने हैं। आपका ये चैप्टर बहुत आसानी से होने वाला है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे बेसिक्स जो है ना वो आज ही हमें पढ़ने हैं, और आज वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डेली रिपीट होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें इसमें सर्किट पढ़ने हैं, तो सर्किट पढ़ने हैं तो हमें फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा या वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा करंट वोल्टेज के बीच में। तो सारा कुछ हम आज बताएंगे। तो आज वाला वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ढंग से समझना। हम एसी सर्किट्स पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ टर्म्स जो आगे चैप्टर्स में यूज होने जा रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम एसी सर्किट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। कॉपी पेन आप भी ले लीजिए। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, ठीक है ना। इन तीन टर्म्स को पहले समझ लेते हैं, ये है क्या। रेजिस्टेंस से तो आप परिचित हैं, रेजिस्टेंस से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। रेजिस्टेंस आर। दूसरा टर्म मैंने क्या बताया, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस एक्स। और तीसरा टर्म मैंने बताया इम्पीडेंस जेड। ये तीन टर्म समझ लो आप, इनकी बहुत जरूरत हमें पड़ेगी इस चैप्टर में। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, ये तीनों बेसिकली रेजिस्टेंस हैं। इनके नाम अलग अलग हैं क्योंकि ये अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए यूज होते हैं तीनों क्या रेजिस्टेंस। जैसे मतलब ये भी बाल हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, मूछें हैं, तो ये भी बाल हैं, नहीं है, सोचने वाली बात है ना। तो इसी तरह से कुछ है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, तीनों चीजें सेम हैं। तीनों ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट हैं, लेकिन डिफरेंट कंपोनेंट्स के द्वारा हैं, इसलिए इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे मैंने बेस्ट एग्जाम्पल अभी आपको दिया था, इनको भौहें कहते हैं, इनको मूछें कहते हैं, इनको बाल कहते हैं। ये तो सब बाल ही हैं भाई। चलिए, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है, आपने पढ़ रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ करंट बाय वर्च्यू ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। ऑब्स्ट्रक्शन offered by obstruction offered by metallic conductor in the path of current। ये आप लोग पढ़ चुके हैं यार। मेटेलिक कंडक्टर द्वारा करंट के मार्ग में जो बाधा होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। मैंने वैसे बता दिया है, ये सारे ओम ही हैं। आर की यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस का उल्टा भी तुम्हें पता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता 1/r। इसको हम ओम इनवर्स कहते हैं या महू कहते हैं। ओम का उल्टा महू, MHO, या ऐसे बना देते हैं, उल्टा ओम बना देते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। अब आ जाओ रिएक्टेंस। अब यहाँ चूंकि हम एसी सर्किट्स पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं हर सर्किट में रजिस्टर ही लगा हो। रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है। तो जब सर्किट में कैपेसिटर आप पढ़ चुके हैं, या इंडक्टर मतलब कोई कॉइल लगी हो, तो वो भी करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर अलाउ करता है।
डीसी को अलाउ नहीं करता, इसलिए वहाँ डायरेक्ट करंट में आपने ऐसा रिएक्टेंस ऐसा कोई वर्ड नहीं पढ़ा था, समझ गए ना। तो यहाँ पर हमें पढ़ना रिएक्टेंस का मतलब व्हेन सर्किट कंटेन्स क्या क्या, कैपेसिटर समझ गए ना, सी, और इंडक्टर समझ गए ना, एल, कॉइल। कैपेसिटर ये होता था यार, सी, इंडक्टर ये होता था, समझ गए ना। व्हेन सर्किट कंटेन्स कैपेसिटर और इंडक्टर, मतलब ये चीज लगी या ये चीज लगी, तो इनके द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होता है उसको हम नाम देते हैं रिएक्टेंस। है ये भी ऑब्स्ट्रक्शन, मैंने क्या बताया, ये तीनों ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब तीनों ओम है। तो व्हेन सर्किट कंटेन्स कैपेसिटर और इंडक्टर, देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड या हिंड्रेंस ऑफर्ड या देन हिंड्रेंस, एक ही बात है, प्रोड्यूस्ड in the path of current, by these components is known as reactance। ये रिएक्टेंस भी क्या हो गया, ओम, ये भी ओम है। अब यहां पर हमने रिएक्टेंस की दो चीजें बता दी कि कैपेसिटर लगा है या इंडक्टर लगा है तो ऑब्स्ट्रक्शन को हम रिएक्टेंस कहेंगे। तो इसका मतलब ये रिएक्टेंस तो दो तरह का हो गया, ये जो रिएक्टेंस है दो तरह का हो गया, एक तो एल के कारण और एक सी के कारण। जैसे एल लगा है सर्किट में, ठीक है ना, आपने कहा एल लगा है या सी लगा है, ये तो आपने ऊपर डिफाइन किया कि सर्किट में एल लगा है या सी लगा है, तो इनके द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा उनको हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो रिएक्टेंस इसका मतलब दो तरह का हो गया। अगर सर्किट में एल लगा है, ये जो है एल लगा है, तो इसके द्वारा जो रिएक्टेंस होगा उसको नाम देंगे एक्सएल, और सी के द्वारा जो रिएक्टेंस होगा उसको नाम दे देंगे एक्ससी। मतलब रिएक्टेंस दो तरह के होते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैं लिख देता हूं नीचे, एक्सएल का मतलब क्या हुआ, एक्सएल का मतलब हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्ससी का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब ये भी ओम है, ये भी ओम है। ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं है, हमने बताया जब सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर लगा है तो रेजिस्टेंस नाम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, रिएक्टेंस। मतलब जो करंट के मार्ग में ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम रिएक्टेंस कहेंगे, कैपेसिटर या इंडक्टर। अब हमने इंडिविजुअल कर दिया कि इंडक्टर लगा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, और कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, नाम रिएक्टेंस आएगा। मतलब रिएक्टेंस भी एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टर के द्वारा है, ये कॉइल लगी ना, इसका इंडक्टेंस एल होता है। ये एल क्या है, हेनरी, एल ओम नहीं है, ये एल तो इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है, इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम एक्सएल कहते हैं। रेजिस्टेंस है ना, उसको रिएक्टेंस नाम दिया गया। तो एक्सएल का मतलब व्हेन सर्किट कंटेन्स इंडक्टर ओनली, देन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, इंडक्टर के द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसको हम नाम देंगे एक्सएल, या इंडक्टिव रिएक्टेंस ओम यूनिट होगी, सबकी ओम ही होगी। और सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा है देन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्ससी। मतलब जो एक्स है ये दो तरह के होते हैं, एक्सएल और एक्ससी, एक्सएल और एक्ससी, राइट। ओम ओम ओम, ये यूनिट ओम ही है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इम्पीडेंस। अच्छा, एक्स का जो रेसिप्रोकल, जैसे आपने कहा ना रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, वैसे ही एक्स का रेसिप्रोकल होता है ससेप्टेंस। एक वर्ड होता है ससेप्टेंस,
SUSCEPTANCE, ससेप्टेंस होता 1/x, मतलब महो। जब R ओम है तो 1/, और महो हुआ। जब x ओम है तो 1/x क्या हुआ, महो। मतलब इसका उल्टा है, सेम चीजें चल रही ना। रेजिस्टेंस आपने पढ़ा तो रेजिस्टेंस का उल्टा पढ़ा। ये रेजिस्टेंस का एक दूसरा टाइप है, किसी दूसरे कंपोनेंट के द्वारा है, तो ये भी रेजिस्टेंस, इसका रेसिप्रोकल भी तो महो ही होगा, ओम इनवर्स। अब आ जाओ यहाँ इम्पीडेंस से। देखिए अब ध्यान से सुनिए, आपने एक कंपोनेंट पढ़ा आर के द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको हमने नाम दिया रेजिस्टेंस। दूसरा कंपोनेंट पढ़ा आपने एल, इंडक्टर। इंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस होता है उसको आपने कहा एक्सएल, मतलब वो एक्स कैटेगरी का रेजिस्टेंस है, एक्सएल। तीसरा पढ़ लिया कैपेसिटर सर्किट में लगाया तो जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस की जगह वर्ड रिएक्टेंस आ जाता है, और रिएक्टेंस भी दो हमने अलग अलग कर दिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब आ जाओ तीसरे पे। ये तो सिंगल वाला था, आर, एक्सएल और एक्ससी। ये भी तो हो सकता है सर्किट में दो कंपोनेंट एक साथ लगे हों, मतलब आर भी हो और एक्स भी हो, या तीनों ही लगे हों, आर भी लगा हो, एल भी लगा हो, सी भी लगा हो, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा, आर और एक्स दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। मतलब जब सर्किट में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट लगे हों, देखो when circuit contains two or more than two components, then resultant obstruction is named as impedance Z। जब सर्किट में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का मतलब आर और एल लगाया, आर और सी लगाया, आर एल सी सब लगाया, तो जो रिजल्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस, ठीक है ना। तो मतलब Z बराबर जो फार्मूला आता है अंडररूट ऑफ r² प्लस x², ये याद कर लो, चैप्टर खत्म। x की जगह XL हो सकता है, x की जगह XC हो सकता है, x की जगह XL माइनस XC हो सकता है। यही तो हमें सब कुछ पढ़ना है, यही तो पढ़ना है हमें चैप्टर में आगे। इसको Z को कहते हैं इम्पीडेंस। अब आपने सबका रेसिप्रोकल पढ़ा है, R का रेसिप्रोकल था 1/R, इसको नाम दिया कंडक्टेंस। X का रेसिप्रोकल 1/X, इसको नाम दिया आपने ससेप्टेंस। Z का रेसिप्रोकल 1/Z, इसको नाम देते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस इक्वल टू 1/Z। ये भी महो हो गया एडमिटेंस। तो ये कुछ बेसिक टर्म थे, आप पॉज करके इसको नोट कर लें, ठीक है ना। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस के बारे में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया। मेटेलिक कंडक्टर सर्किट में लगाया तो रेजिस्टेंस आएगा, इंडक्टर या कैपेसिटर लगाया तो रिएक्टेंस आएगा, दो या दो से ज़्यादा लगे हैं तो इम्पीडेंस वर्ड आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। हम इसको हटा देते हैं, चलिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्लो वाला चैप्टर है, एकदम इजी चलेगा। लेकिन अगर आपको पीछे का नहीं आता, जैसे आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े और डायरेक्ट आप इंडक्टर वाला सर्किट पढ़ रहे हैं, आपको इंडक्टेंस के बारे में पता ही नहीं है, इंडक्टिव रिएक्टेंस पता ही नहीं, तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। अब हम एक चीज और बता देते हैं, बड़े ध्यान से समझ लेना, ताकि हमें बीच में कहीं भी नहीं रुकना पड़ेगा। पूरे चैप्टर में कहीं नहीं रुकना है। अब हम
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज की बात करेंगे। क्या करने जा रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। सेम ग्राफ पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे करंट और वोल्टेज की। देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। मैंने कहा था कि आज का जो लेक्चर है एकदम बेसिक लेक्चर है। अगर आज का लेक्चर समझ लिया मतलब एसी के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एसी में आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए, करंट को ई आई नाम दिया, वोल्टेज को हमने यहाँ पर क्या नाम दिया था? वोल्टेज का मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, हमने ई लेके चले थे। कई किताबों में वी लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आप एक ही नोटेशन रखना है। अब देखो, हम यहाँ पर कुछ अलग अलग 2-3 इक्वेशन लेकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने पहला सिचुएशन ले लिया, सपोज ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया था? ओमेगा टी क्या है? ये एंगल या फेज है, एंगल या फेज ऑफ द वोल्टेज, ये एंगल या फेज ऑफ द करंट। फेज क्या होता है? फेज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर क्वांटिटी। जैसे आई के साथ ये लगा ओमेगा टी, तो ओमेगा टी हमें करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को अगर गौर से देखें, हम ये भी समझा रहे हैं कि आपको इस चित्र में आगे बहुत सारी इक्वेशन मिलेंगी। तो हम देख रहे हैं कि ई का फेज भी ओमेगा टी है और आई का फेज भी ओमेगा टी है। इसका मतलब दोनों सेम फेज में, दोनों सेम फेज का मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। भाई हमने क्या बता दिया? ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, रोटेशन ऑफ आर्मेचर, रोटेशन ऑफ कॉइल की वजह से डेवलप हो रही है। तो करंट और वोल्टेज दोनों का फेज सेम है, तो सेम फेज को ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे? अलग अलग फेज हो, मतलब ग्राफिकल और फेजर डायग्राम यहाँ पर बनेंगे। तो हम उनका बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, बोथ आर इन सेम फेज, बोथ आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब यहां पर यह है कि जिस समय करंट मैक्सिमम होगी, फेज का मतलब बता रहा हूं, जिस समय करंट मैक्सिमम होगी उसी समय वोल्टेज मैक्सिमम होगी। जिस समय करंट जीरो होगी उसी समय सर्किट का वोल्टेज भी जीरो होगा या मिनिमम होगा। सेम फेज का मतलब ये साथ साथ चल रहे हैं ना, करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज भी मैक्सिमम, करंट मिनिमम तो वोल्टेज भी मिनिमम। ये मतलब होता है सेम फेज का। तो चलिए देखो, हमने जब ग्राफ बनाया था, हमने फेज का मतलब है साथ साथ मैक्सिमम की बात कही। हमने वैल्यू सेम की बात नहीं। जैसे दो लोग हैं, एक लंबा आदमी थोड़ा और एक थोड़ा छोटा है, दोनों ग्राउंड के चक्कर काटे, दोनों का स्टेप बराबर पड़ रहा है, साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन हमने इतनी कहा दोनों की लंबाइयाँ सेम है। साथ साथ चलना अलग बात है, जरूरी नहीं छोटे बड़े आदमी साथ साथ नहीं चल सकते। वोल्टेज ज़्यादा हो सकता है या करंट ज़्यादा हो सकता है, करंट कम हो सकता है, लेकिन चल तो साथ साथ चल सकते हैं ना, वही चीज़ है। हमने ये नहीं कहा कि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होना जरूरी चाहिए, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सेम फेज का मतलब साथ साथ चले। जैसे अब हम ग्राफ बना रहे हैं, ई और आई या ई एंड आई, तो दोनों को हम एक साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो ये ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ का मतलब तुम्हें सबको पता होना चाहिए, ये जीरो होता है, ये पूरा चक्कर हो गया यहाँ पर। मैंने कहा आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एसी सर्किट्स पढ़ेंगे, उससे पहले आपको ये सारी बेसिक चीजें आनी चाहिए। इसके बाद सर्किट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे सर्किट्स आप आसानी से पढ़ लेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चक्कर हो गया पूरा यहाँ तक, ये हो गया 2 पाई। एक चक्कर में कितना टर्न लेगा तो 2 पाई होगा ना 360। इसका मतलब ये हो गया पाई, इसका मतलब ये हो गया π/2, इसका मतलब ये हो गया 3π/2। समझ पा रहे ना?
पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, ये होगा ना 3 पाई बाई 2। ये चीजें तुम्हें सब पता है। मतलब जो बीच वाला निशान होता है ना, ये वाला, मतलब क्रेस्ट का ट्रफ के बीच वाला, ये पाई बाई 2 का मल्टीपल आएगा, यहाँ पर आएगा 5 पाई बाई 2, इसी तरह से चलेगा ना आगे। अब अगर हम मान लें कि ये वोल्टेज है, ये ग्राफ जो हमने बताया था E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी का जो ग्राफ बनता है साइनोसॉइडल, वही I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी का, ये भी साइनोसॉइडल है ना, सेम करवाएगा। अब ये चीजें अलग अलग हो सकती, E का वोल्टेज जो है ना मैक्सिमम वो कुछ ज्यादा हो करंट से, तो ये अगर सेम दोनों हैं तो इसका मतलब एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ छप जाएगा, तो आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे, दो ग्राफ है एक। इसलिए हम मान चल रहे हैं कि E और I दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, फेज सेम है, साथ साथ चल रहे मतलब फेज सेम है, अलग क्या है, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग हैं, ऐसा हमने मान लिया है। तो देखिए ये ग्राफ मान लो E का हो गया, तो I का ग्राफ भी साथ ही चलेगा ना, ऐसे करके यूं, ये देखो, ये देखो, दोनों साथ साथ चल रहे, हो गया ना। पीक वैल्यू अलग अलग, ये E की पीक वैल्यू है, ये I की पीक वैल्यू, ये दोनों अलग अलग, मैग्नीट्यूड दोनों के अलग अलग है, मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन जिस समय I 0 हो रहा है उसी समय E 0 हो रहा है। ये ग्राफ I का हो गया, सेम फेज का मतलब ये है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहीं पर हम एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बना रहे, देखो O x एक्सिस और y एक्सिस, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, ये मान लो E नॉट हो गया, ये एंगल कितना हो गया ओमेगा टी, इस तरह से ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट के लिए हमने एक वेक्टर बना दिया। अब हमें पता I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब इसका भी एंगल ओमेगा टी है ना, तो I नॉट भी इसी लाइन पे आएगा, E नॉट और I नॉट सेम लाइन पे आएंगे, मतलब सेम वेक्टर से ही मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, I नॉट वैल्यू ये है, E नॉट की अलग अलग हो सकते हैं मैग्नीट्यूड, लेकिन सेम फेज में है तो एक ही लाइन पे आएंगे, E और I एक ही लाइन पे दिखेंगे हमेशा। E घूम के यहाँ आएगा तो I भी यहीं आ जाएगा ना, साथ साथ चल रहे हैं ना, साथ साथ चल रहे हैं दोनों, एक साथ साथ चक्कर साथ साथ लगा रहे हैं तो साथ साथ दिखेंगे। तो ये तो था सेम फेज का। अब जो दूसरा करेंगे उसको ध्यान से समझना है, उसमें फेस अलग अलग होगा, तो वही चीज मैंने समझनी है। तो देखिए अब हम दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं, दो ध्यान से समझना। B हमने ले लिया E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हम ये अलग अलग इक्वेशन लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। और आगे जब चैप्टर खुलेगा, सर्किट्स पढ़ेंगे, तो इस टाइप से ही आपको इक्वेशन मिलेगी करंट और वोल्टेज की। ये हो सकता है यहाँ पाई बाई 2 की जगह कुछ और हो जाए, हम तो कह रहे हैं माइनस का फाई मान लो, फाई कुछ भी हो सकता है। हमें तो ये सिखाना है कि जब सेम फेज है तब क्या होता है, जब प्लस या माइनस होता है तब क्या होता है, हमें ये चीज़ सिखानी है आपको। ये सीख गए, उसके बाद हमें एसी सर्किट्स पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, आराम से पढ़ें। हमने रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस बता दिए, हम फेजर डायग्राम बता देते हैं, वेक्टर डायग्राम बता देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं। इसके बाद चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है, कुछ बचेगा ही नहीं, फिर मतलब क्या है, आराम से हम कर लेंगे हर चीज़, समझ गए ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बड़ी आसानी से हम सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए इन दोनों को देख के बताइए, इसका तो फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाई 2। यहां से दिख रहा है हमें, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाई 2। या तो हम ऐसे कर दें कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाई 2, या कहते हैं या वोल्टेज लीड्स द करंट
बाय पाई बाई 2, दोनों का मतलब एक ही है। इस वोल्टेज से करंट पाई बाई 2 पीछे कह दो या करंट से वोल्टेज पाई बाई 2 आगे है, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। अब इसको भी हम इसी तरह से ग्राफ पे, एक ही ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। मतलब अगर आपने ग्राफ बनाना सीख लिया, फेजर सीख लिया, तो इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला हर बार आएगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर आपको पता ही है, हमने आपको बता दिया था कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और वहां पर भी यहाँ थीटा हमेशा 90 आएगा, ये भी बता दें आपको पहले से ही। तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करना, दो वेक्टर आपको मिलेंगे, वो दो वोल्टेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो बार बार आपको वही फार्मूला हर सर्किट में लगाना है जब हम इम्पीडेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है सर्किट्स तो हो जाएंगे, सर्किट्स की प्रॉब्लम आपको नहीं है, आपका मेन काम क्या है कि आज वाले को समझना। तो चलिए एक ही ग्राफ पे E एंड I, हम E और I को एक साथ प्रेजेंट करेंगे एक ही ग्राफ पे। तो देखिए एक ग्राफ बना लो पहले, रटना नहीं है, एक ग्राफ बना लो आप। जैसे E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी का हमने ग्राफ बना दिया, हमने मान लिया ये E का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? ये E का ग्राफ है। अब हमें इसी ग्राफ में I को प्लॉट करना है, और हमें इक्वेशन में दिख रहा है कि I पीछे है, I वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे है। ध्यान से समझना, पीछे के लिए अब देखिए I पीछे है, हमें पता है कि I पीछे है। अब हमने बताया था अभी यहाँ पर ये बीच वाले जो निशान होते हैं, ये इसको समझिए, ये वाले जो निशान होते हैं ये पाई बाई 2 के मल्टीपल होते हैं। अब एक लाइन खत्म कर रहा हूं, किसी एक पैरामीटर को आप फिक्स कर दें, जैसे हमने E को फिक्स कर दिया। अब हमें सिर्फ ये देखना, E को फिक्स कर दिया तो I जो है ना E से पीछे, जो चीज पीछे है उसको नीचे से लाना है, यहां से ले जाना है, जो चीज आगे उसको ऊपर से लाना है। क्या बोला मैंने? जो फिजिकल क्वांटिटी पीछे है तो नीचे से ले जाना है, और आगे उसको ऊपर से ले जाना। कितनी आगे या पीछे है, जैसे पाई बाई 2 है तो ये पाई बाई 2 के निशान है, इन पे कटाना है। पाई बाई 2 से कम होता तो पीछे ले लेते, पाई बाई 2 से ज्यादा होता तो आगे ले लेते। समझ पा रहे हो ना? Teachers having their duty for tomorrow exam come to our computer lab. Teachers having their duty for tomorrow's exam, please come to old computer lab. राइट। तो चलिए अब ये इससे ये पीछे है तो ये हम नीचे से ले जाएंगे, देखो वही वेव बनाते हुए ऐसे करके, देखो ये देखो ऐसे करके, ये हो गया ग्राफ इसका I का। E और I पीछे है इसलिए यहां से गया, ये कितना पीछे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे कटाना है। अब हम आपको बता रहे हैं पाई बाई 2 से कम पीछे होता, मतलब ये पाई बाई 2 से कम एंगल होता, तो हम इसको और पहले करते हैं, ये यहां से यहां तक पाई बाई 2 है ना, और पीछे ले लेते, ऐसे यहां से कटाते हैं ऐसे करके। ये तो गया पीछे की बात। अब देखिए मैंने कहा जरूरी थोड़ी पीछे ही हो, आगे भी से हो सकता है ना। देखिए अगर हम यहां पर एक और केस ले लें, C ये प्लस दे दिया, L प्लस कर दिया हमने, इसका मतलब करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाई 2। देखिए कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमने कहा कि वोल्टेज से करंट पाई बाई 2 आगे है तो कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राफ तो वोल्टेज का बनाइए, E का ग्राफ ये फिक्स है, हमने कहा एक फिक्स कर लो, एक फिक्स कर लिया, ये पाई बाई 2 के निशान फिक्स है तुम्हारे।
अब ये आगे, मैंने कहा आगे तो ऊपर से ले आओ, ऊपर से ले आओ, ये लो, ये लो, ये लो, ऊपर है तो आगे से ले आए, वही सेम, ये π/2 है ना ये वाला, ये लो। क्या दिक्कत है? एक को किसी को फिक्स कर लो, फिर दूसरा अगर आगे है तो ऊपर से लाओ, पीछे है तो नीचे से ले जाओ, कितना आगे पीछे वहीं पर कटाते चले जाओ। जैसे मेरा मतलब ये है, यहां लिख देते हैं हम +5, अब हम कहते हैं phi इज लेस देन π/2, इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन π/2 कर लो। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब लेस देन π/2 की अगर बात है तो हमें पता ये तो निशान π/2 के हैं, π/2 से कम है तो ये आगे कटा लो, ये लो, ये लो, ये π/2 से कम हो गया, ये समझ गए ना? π/2 में तो यहां तक जाओ, π/2 कम है तो यहां तक जाओ, π/2 से ज्यादा तो आगे जाओ, π/2 से भी ज्यादा तो आगे जाओ, जैसे करके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब इस ग्राफ को दो तरह से बना सकते थे। बच्चा कहता है सर आपने ई क्यों पहले फिक्स कर लिया? चलो ई फिक्स नहीं करेंगे, हम ई फिक्स नहीं करेंगे, हम तो कह रहे हैं हमने आई फिक्स कर दिया। ये क्या दिक्कत है? ये हमने कह दिया आई का ग्राफ है, ये π/2 की निशान है। अब अगर हमने इसको आई मान लिया तो हमारा है क्या? देखो आप π/2 कर देते एक बार वापस, आई में π/2 प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज इस आई से π/2 पीछे है ना। इन दोनों इक्वेशन देखो तो आई π/2 आगे है, मतलब वोल्टेज π/2 पीछे। अब आपने आई को फिक्स कर दिया तो वोल्टेज पीछे, तो वोल्टेज का ग्राफ नीचे से आएगा। ये लो, समझ गए ना? ये लो, ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया, वोल्टेज पीछे है। अगर आई को आपने यहां ले लिया है तो आई से वोल्टेज पीछे है तो वोल्टेज नीचे से ले जाएगा, ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। तो कहने का मतलब बिल्कुल ही आसान है, आप ये चीजें सारी नोट कर सकते हो। यहां वेक्टर डायग्राम भी बना देता हूं, देखो ध्यान से। एक्स वाई हमने कहा ये है E बराबर E0 sin ω t, ये एंगल क्या हो गया? ω t, और हम ऐसे घूम रहे हैं, ओमेगा ये है। यहां पर क्या था? वोल्टेज करंट सेम फेज में थे, एक ही लाइन पे आ गए थे ना। यहां पर क्या है? जैसे मान लो ये ले लिया, यही तो वोल्टेज से करंट π/2 आगे, वोल्टेज से ये वोल्टेज है, इससे करंट π/2 आगे, ये लो, ये करंट हो गया I0, ये 90 का एंगल हो गया ना π/2। वोल्टेज से करंट π/2 आगे, π/2 आगे घुमा दो इसको, सेम लाइन पे नहीं आएंगे। यहाँ सेम लाइन पे क्यों आ रहे थे दोनों? क्योंकि दोनों सेम फेज में थे। यहाँ पर वोल्टेज से करंट आगे, दिख रहा ना, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, π/2 आगे 90 का एंगल बना दिया, समझ गए ना? हाँ, ये रोटेशन का निशान दिखाना जरूरी है ताकि हमें दिख जाए कि हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे अगर जा रहे हैं तभी तो इससे ही आगे ना, अगर इस निशान को उल्टा कर दें इसका मतलब इससे ही आगे हो जाएगा। तो बहुत ही आसान चीजें हैं ये, लेकिन आपको समझनी थी, इसलिए मैंने आप एक वीडियो लेक्चर इसी पे बना दिया कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस बच्चे को पता होना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझ गए ना? घूमने का डायरेक्शन, जैसे मान लो हम इस तरह से घूम रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमारे पीछे कोई आ रहा, अब हम डायरेक्शन बदलते हैं ऐसे, तो हमारे जो पीछे था उसका मुंह उधर हो गया तो वो आगे हो गया ना, अगर हम इधर चल रहे हैं। तो ये रोटेशन का निशान बहुत जरूरी है, ये डिसाइड करेगा कि हम ऐसे घूम रहे हैं। अगर हम ऐसे घूम रहे हैं, ई यहाँ है, आई यहाँ है, तो इससे ये आगे है ना, आगे है। तो बस यही बताना था इस वीडियो लेक्चर में। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगले जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो सारे AC सर्किट्स पे हम पहले पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा वो AC सर्किट होगा। पहले हम सिंगल कंपोनेंट लेंगे, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टेंस, फिर हम नेक्स्ट सर्किट की बात करेंगे। तो ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं हर चैप्टर के, तो आप कंटिन्यूसली उनको देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।